चलो यार गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें हम लोग। कंपनी अकाउंट्स ये वाला टॉपिक मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। और उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, जैसे कि प्लीज़ ध्यान देना बेटा। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कंपनी का मतलब क्या है, प्लीज़ ध्यान देना। कंपनी का मतलब बता दिया था। आसान भाषा में कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। आज की तारीख में कंपनी का मतलब क्या है? हाँ, कंपनी ये टर्म कहाँ से पैदा हुआ वो मैंने बताया, कॉम्पनीज, ये और नो, कहाँ से पैदा हुआ वो बता दिया। लेकिन आज के डेट में अगर मैं कंपनी की डेफिनेशन बोलूँ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 से है, कंपनीज एक्ट 1956। सो या तो करंट कंपनीज एक्ट या फिर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उसके अंदर में जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जो भी कंपनी पैदा हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है, उस कंपनी को हम लोग कंपनी बोलेंगे। सो कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, बरोबर। उसके बाद हैने भाई साहब ने डेफिनेशन दिया था, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये सारे फीचर्स है। देखो तो फीचर्स में क्या क्या है। एक तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो। एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमारी तरह नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारी तरह नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। दस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखो बेटा, हमने आज तक ये पढ़ा था कि बिजनेस और ओनर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटरी ओनर और बिजनेस की बात करूँ और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, यानी अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ओनर को पर्सनल स्टेट से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में वैसा नहीं है। कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है ही है, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है। यानी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी के ओनर से हम लोग उतना ही पैसा लेंगे जितना उससे अनपेड शेयर कैपिटल लेना बाकी है। सो सेपरेट लीगल एंटिटी नोन बाय इट्स ओन नेम, नोन बाय इट्स ओन नेम, यस और नो, है ना। मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती चली जाएगी। इसी को परपेचुअल सक्सेशन भी कहते हैं। सो मेंबर्स की डेथ हो गई, मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, है ना, तो उसका कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी ये एक पर्सन है, नॉट अ सिटीजन। कंपनी को किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी अपने नाम पे खरीद सकती है, बेच सकती है, यस। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन कैसे करेगी? कॉमन सील, यस और नो। उसके बाद कैपेसिटी टू सू, अगर कंपनी के साथ किसी ने गलत किया तो कंपनी उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है क्या? यस। अब सर ये कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी केस कैसे फाइल करेगी? बेटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं ऐसा बोलूँगा आसान भाषा में, ये कंपनी का माइंड है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी का माइंड है, यस और नो। सो मैनेज कौन कर रहा है कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी खुद के नाम पे केस फाइल कर सकती है, यस। हम कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकते हैं, यस। सो अगर एक और चीज काम की चीज है, आपने सैलमन वर्सेस सैलमन की केस में पढ़ा होगा, यस और नो। वैसे ही देखो सेम पॉइंट है यहाँ पे, अगर क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिला तो क्रेडिटर शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट कल बताया था लास्ट लेक्चर में। भले ही आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर है, लेकिन आप उसकी मैनेजमेंट में डे टू डे अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। अगर आपको फिर भी मैनेजमेंट में जाना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जाना होगा। सो आपको इलेक्ट होना पड़ेगा। सो यू शुड बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, यस और नो, तो ही आप मैनेजमेंट में जा सकते हो। अदरवाइज आप एक तुच्छ ओनर रहोगे, यस और नो। उसके बाद राइट ऑफ एक्सेस, ये भी देखा था, कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट है क्या शेयर होल्डर्स के पास? यस। लिमिटेड लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। सर यहाँ पे मे बी लिमिटेड लिखा है, हाँ। टाइप्स ऑफ कंपनी में बताऊंगा, कुछ कुछ केसेस में मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, डिपेंड्स कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखवाया होगा, यस और नो। सो वहाँ पे हो सकता है कि शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है या फिर एक गारंटी अमाउंट के उतना है, देखेंगे आज ही टाइप्स ऑफ कंपनी में।
अदरवाइज शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है। इन केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी, मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना रहेगा, अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है, 10 रुपये का शेयर है, आपने ऑलरेडी 10 रुपया दे दिया है, 10 का शेयर है, आपने ऑलरेडी 10 दे दिया है, यानी आपका शेयर फुल्ली पेड है, 10 का शेयर आपने 10 दे दिया है। अब आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। अब आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। यस और नो? सो फुल्ली पेड शेयर है तो आपका और कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा। डन। उसके बाद इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी टाइप का कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी टाइप का कंपनी है, तो वहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना रहेगा, उतना जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी लिया होगा। जैसे मान लो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और वो कंपनी की टाइप कौन सी है, लिमिटेड बाय गारंटी, और मैंने गारंटी लिया है 5 लाख रुपए की, तो उस समय मेरी लाइबिलिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, जितना मैंने गारंटी लिया है, जितना मैंने गारंटी लिया है, गारंटीड बाय हिम, यानी कौन, शेयर होल्डर्स की बात चल रही है इन द मेमोरेंडम। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यस ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट के और पब्लिक के। प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल है, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनी को अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और कंपल्सरीली एनुअल ऑडिट करना है और अकाउंट्स अक्रूवल डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करना है। ऑलरेडी देखे मैंने सारे पिक्चर्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, चलो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा था बेटा थोड़ा बहुत, है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। सो अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से देखूँ तो चार्टर्ड कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन पैदा हुई है। स्टैट्यूटरी कंपनी है ना, फॉर्म अंडर द स्टैच्यू और फॉर्म अंडर द लॉ और फॉर्म अंडर द लेजिस्लेचर, है ना, लॉ के तहत कंपनी पैदा हुई है ना, जिसके लिए स्पेसिफिक एक्ट है। स्टैट्यूटरी कंपनी जिसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे है ना LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए RBI एक्ट है, LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये है कंपनी फॉर्म अंडर द स्टैच्यू और लेजिस्लेचर। देन उसके बाद बच्ची कुछ सारी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। चार्टर्ड कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी जिसके लिए सेपरेट स्टैच्यू है, सेपरेट लॉ है, जैसे LIC, RBI, SBI एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बची कुछ सारी रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, बची कुछ सारी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। यस और नो? आ जाओ। देन ओनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, ओनरशिप के हिसाब से देखो तो गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी कंट्रोल बाय अदर्स। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर में कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों मिलके, पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट। ऐसी कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे और इसकी सब्सिडायरी को भी गवर्नमेंट बोलेंगे। देन उसके बाद लाइबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अच्छा बच्ची कुछ कंपनी, कंपनी कंट्रोल बाय अदर्स, यानी अपनी रेगुलर रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 में। उसके बाद लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, बरोबर है। अब लिमिटेड में 2 टाइप हो सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब मेरा लाइबिलिटी रहेगा अनपेड कैपिटल के उतना, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मेरा लाइबिलिटी रहेगा उतना जितने का मैंने गारंटी लिया। अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। यो यहाँ पे बेचारा शेयर होल्डर फंस जाएगा। कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा, जो भी पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी कितना है बेटा, अनलिमिटेड है। क्लियर है, पक्की बात, डन। चलो आगे। देन शेयर कैपिटल, कंपनी विथ शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। हम लोग देख रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की कैटेगरी है। ओनरशिप की बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल बाय अदर्स। इनकॉर्पोरेशन की बात करूँ तो ये 3 टाइप की कंपनी आ सकती है, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूँ तो विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, ओनली पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड बाय गारंटी कैन बी फॉर्म विदाउट शेयर कैपिटल। मतलब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अगर है तो ही वो कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी और फॉर्म विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। बाकी और कोई भी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म नहीं हो सकती है। सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट कंपनी ही
विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म हो सकती है, बाकी और कोई भी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल फॉर्म नहीं हो सकती। आगे लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड, जो कोई तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, BSE NSE, अनलिस्टेड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। और आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी भी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। शेयर्स ऑफ प्राइवेट नॉट लिस्टेड, हमेशा ध्यान रखना। मेंबरशिप के हिसाब से बात करूं तो पब्लिक, प्राइवेट एंड 1% कंपनी। 1% में एक ही बंदा मेंबर रहेगा, वो ही शेयर होल्डर, वो ही डायरेक्टर, वो ही चालक, वो ही मालक। कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी एंड एसोसिएट कंपनी, है ना। उसके बाद एसोसिएट के लिए 20% का कंडीशन है, किसी दूसरे कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स है तो वो मेरी एसोसिएट है। मेरे पास किसी दूसरे कंपनी के आधे से ज़्यादा वोटिंग राइट्स या शेयर्स है तो मैं उसका होल्डिंग, वो मेरी सब्सिडायरी। अदर में फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया पैदा हुई है, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, यस और नो। सेक्शन 8 चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, समाज सेवा करना है, यस और नो। देन अदर्स में बैंकिंग है, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी। अब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, OPC क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, ये बता देता हूँ। देन देखो अब बेटा, प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी, तीनों का मतलब। प्राइवेट कंपनी मतलब, ऊपर मैंने लिखा नहीं था ना प्राइवेट के बारे में कुछ भी, ये देखो प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, OPC के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो पब्लिक के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो अब बता देता हूँ यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल है बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ट्रांसफरेबल है लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है राइट टू ट्रांसफर पे। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको कंपनी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो कंडीशंस लिखी है वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, आर्टिकल में जो जो कंडीशन लिखा है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। 1% कंपनी में मैक्सिमम एक ही मेंबर रहेगा, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, 1%। अगर 1% छोड़ दिया तो बाकी सारी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह सकते हैं, 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर होल्डर कितना हो सकता है, 200। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं बुलवा सकती है, IPO नहीं निकाल सकती है। शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट नहीं है ना, जो प्राइवेट नहीं है। Provided that a company which is a subsidiary of a company which is not being a private company shall be deemed to public। सर मतलब नॉन प्राइवेट कंपनी की सब्सिडायरी भी नॉन प्राइवेट यानी पब्लिक हो जाएगी। एक कोई तो पब्लिक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है और एक दूसरी प्राइवेट कंपनी है। अगर इस पब्लिक कंपनी के पास इस प्राइवेट कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स है तो ऑटोमेटिक ये प्राइवेट भी पब्लिक बन जाएगी। शेर का बच्चा शेर, चूहे का बच्चा चूहा, पब्लिक कंपनी का बच्चा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडायरी भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी हो जाएगी, यस और नो। भले ही सब्सिडायरी कंपनी फिर प्राइवेट क्यों ना हो। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, ये एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, इस कंपनी के पास, इस पब्लिक के पास प्राइवेट कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर है। अब भले ही ये ओरिजिनली प्राइवेट थी लेकिन अब ये भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन गई, पब्लिक कंपनी। एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना प्राइवेट में ना पब्लिक में। पहले क्या था, प्राइवेट में मिनिमम 1 लाख का और पब्लिक में मिनिमम 5 लाख का शेयर कैपिटल ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, निकाल दिया। मीन्स आज के तारीख में ज़ीरो कैपिटल पे भी कंपनी पैदा हो सकती है। स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, प्लीज़ ध्यान देना, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं है और सच हायर अमाउंट, हाल फिलहाल में 50 लाख याद रखो, जिसका टर्नओवर एज पर द लास्ट P&L अकाउंट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़। अब आप बोलोगे सर टर्नओवर सेल P&L में कहाँ से आया, कंपनी के केस में ट्रेडिंग नहीं बनता है, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और P&L अकाउंट बनता है, उसी में सारे आइटम्स रहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो टर्नओवर एज पर लास्ट P&L नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड स्टेटस ऑफ द कंपनी एज अ स्मॉल कंपनी में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हर साल हमें चेक करना है
कि वो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। सो ये कंडीशंस है स्मॉल कंपनी के लिए, पेड अप कैपिटल की, टर्नओवर की, पेड अप कैपिटल की, टर्नओवर की, और वो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे लॉ में कि एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख है, टर्नओवर भी 1 करोड़ है, और वो कंपनी पब्लिक कंपनी, बोलो स्मॉल है क्या? बच्चा ये 2 कंडीशन देखता है, बोलता हाँ स्मॉल। अरे बाबा पहले ही बताया था वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी कैन नेवर बिकम अ पब्लिक कंपनी। उसके बाद होल्डिंग और सब्सिडारी ऑलरेडी मैंने बता दिया था। अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, यानी अपॉइंट और रिमूव कर सकती है मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरे कंपनी के आधे से ज़्यादा टोटल शेयर कैपिटल है और पेड अप शेयर कैपिटल है ना। मान लो ऐसा भी हो सकता है विथ वन और मोर इट्स सब्सिडारी ओन और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडारी। ये कंपनी है एक्स, इसकी सब्सिडारी है वाई, और ये कंपनी है एस कंपनी, है ना। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडारी है। अब इसके पास एस के है 30% शेयर और इसके पास एस के है 21% शेयर्स। तो अब बताओ एस सब्सिडारी हुई क्या एक्स की? एक्स उसकी सब्सिडारी कंपनी के साथ मिल के कितने परसेंट शेयर्स हेल्ड कर रहा है बेटा? एस में 51। तो यस, ये एस कंपनी इसकी सब्सिडारी हो जाएगी, सब्सिडारी ऑफ एक्स। या तो तुम अकेले, या तो तुम्हारी सब्सिडारी के साथ मिलके, या तो तुम अकेले या तो तुम्हारी सब्सिडारी के साथ मिलके तुम अगर किसी दूसरे कंपनी में शेयर्स हेल्ड करते हो आधे से ज़्यादा, तो भी वो सामने वाली कंपनी तुम्हारी सब्सिडारी कंपनी हो जाएगी। एक्स ने उसकी सब्सिडारी वाई के साथ मिलके एस कंपनी के अंदर में आधे से ज़्यादा शेयर्स हेल्ड किया है। एक्स ने उसकी सब्सिडारी के साथ मिल के आधे से ज़्यादा शेयर्स हेल्ड किया है। या फिर एक्स की सब्सिडारी वाई और वाई की सब्सिडारी एस, तो ऑटोमेटिकली एस ये एक्स की सब्सिडारी बन जाएगी, सब्सिडारीज सब्सिडारी। तो इसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है ना। बीच में और लिखा है ना, और है ना, ये यहाँ पे भी लिख देना और। तो इनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो यस, दैट लेटर कंपनी विल बी द सब्सिडारी एंड दैट फॉर्मर कंपनी विल बी द होल्डिंग। दैट लेटर कंपनी विल बी द सब्सिडारी एंड फॉर्मर कंपनी विल बी द होल्डिंग। मेरे पिल्लू का पिल्लू, मेरे सब्सिडारी की सब्सिडारी, यानी मेरी सब्सिडारी। क्लियर? पक्की बात। देन ये हमने ऑलरेडी देख लिया, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर रिलेवेंट पेपर्स मेंटेन करना है सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू पता चले। उसके ब्रांच ऑफिस का भी मेंटेन करना है, यस और नो। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रजिस्टर्ड और ब्रांच के सारे ट्रांजेक्शन समझ में आने चाहिए। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी चलेगा, अक्रूवल सिस्टम। देन फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने पढ़ लिया था, ट्रू एंड फेयर व्यू शो होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल 3 होना चाहिए, और वो फिनेंशियल स्टेटमेंट चाल ले एट एवरी एजीएम। देन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। ये आपको फाउंडेशन पे नहीं है, ये आप आगे इंटर लेवल पे पढ़ोगे। देन शेयर इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। चलो मुन्ना, अब मैं बहुत 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 काम का किस्सा बताने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। आ जा, चल देखो, आ जाओ। हाँ, काम की चीज़ें बेटा भी यहाँ से। लिखो अब मेरे साथ साथ, है ना, लिखो बेटा मेरे साथ साथ। क्लियर? चल आ जाओ। इशू,
forfeiture and reissue of shares. आज सो अब ध्यान दे देना बेटा, ध्यान दे दो। देखो बेटा, अब सभी लोग जानते हो कि आज की तारीख में अगर किसी कंपनी को मार्केट से फंड रेज करना है, हर कोई जानता है कि आज के तारीख में अगर किसी कंपनी को मार्केट से फंड रेज करना है तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं। वन ऑफ द रास्ता इज इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने कैपिटल का एक हिस्सा, जिसको हम लोग प्यार से शेयर बोलते हैं, वो पब्लिक को इशू कर सकती है और बदले में उनसे पैसा ले सकती है। यस और नो। आसान भाषा में कंपनी मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरे पार्टी को, और जैसे ही वो मालिकाना हक ट्रांसफ़र हो गया, वो सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? कंपनी की शेयर होल्डर। सो शेयर इज़ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स में भी दो टाइप के शेयर्स हैं। अच्छा, अब ध्यान देना, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कौन सा? ऐसा शेयर जिसके पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है। कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं उनके पास? सुनना। पहला, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी वो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में बांटती है, तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रियोरिटी, प्रेफरेंस, प्राथमिकता उनको मिलने वाली है। और दूसरा, जब भी कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, तो ओनर का पैसा वापस करेंगे। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पहला पैसा वापस किया जाएगा। सो रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल पहले इनको होगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सो जो दो शेयर्स में ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, जो शेयर में, जैसे जो शेयर्स के पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, पहला डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, दूसरा कंपनी बंद होती है तो पहले इनका कैपिटल वापस किया जाएगा। तो ऐसे शेयर्स जिसके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, प्रियोरिटी, प्राथमिकता, प्रेफरेंस, उन शेयर का नाम क्या रहेगा? उन शेयर का नाम है बेटा प्रेफरेंस शेयर। और ऐसे शेयर जिनके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, उनका नाम है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट होता है। कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, आपने कंपनी लॉ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, उसके अंदर में डिटेल में, कंपनी के जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर्स होल्डर्स वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं। हाँ, लेकिन इसमें कंपनी लॉ में आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव 3 साल तक अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला, जो भी आपकी प्रोविजन है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी वोटिंग राइट अराइज हो जाएगा। क्लियर? चल आ जाओ, हम लोगों को वो थ्योरी नहीं देखना है क्योंकि वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में नहीं आएगा। हम लोगों को यहाँ पे देखना है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस टॉपिक। अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा अभी, है ना। सो लिखो मेरे साथ साथ, जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो वहाँ पे कैसे क्या अकाउंटिंग होगी, पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ ध्यान देना। इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करना, है ना, मिस मत करना बेटा। आ जाओ। सो मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दे दो। मान लो ये एक कंपनी है जो मार्केट में, आपको समझाने के लिए एक शेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक शेयर इशू करना चाहती है। इसमें ओनरशिप यानी फेस वैल्यू यानी कैपिटल यानी नॉमिनल वैल्यू यानी ओनरशिप यानी फेस वैल्यू, कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू कितना है रे बेटा? इसमें ओनरशिप है 10 रुपये की। आपको समझाने के लिए ओनरशिप कितने की है? 10 की, है ना। ये 10 रुपये की ओनरशिप वाला शेयर
कंपनी बेचना चाहती है, कंपनी इशू करना चाहती है, इशू करना चाहती है कितने रुपए में, आपको समझाने के लिए 10 रुपये में। और ये पूरा पैसा कंपनी एक साथ ले रही है, पूरा पैसा फुल अमाउंट कंपनी ले रही है एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। फुल अमाउंट सर एप्लीकेशन मतलब, अरे बाबा कंपनी क्या डायरेक्टली थोड़ी शेयर्स दे देती, पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा शेयर्स के लिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है ना, तो देखो सबसे पहले तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाएगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया यानी पैसा आ गया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको पैसा भी देना पड़ेगा ना 10 रुपये। सो बैंक अकाउंट डेबिट ₹10, कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने अभी तक शेयर्स दिया है क्या उसको, नो, अभी तक उससे एप्लीकेशन का पैसा आया है, सामने वाले को शेयर्स दिया नहीं पैसा आ गया, शेयर्स दिया नहीं अभी तक पैसा आ गया, शेयर्स दिया नहीं अभी तक लेकिन पैसा आ गया, शेयर्स दिया नहीं अभी तक लेकिन पैसा आ गया, शेयर्स दिया नहीं अभी तक लेकिन पैसा आ गया, मतलब सामने वाले को अभी तक हमने दिया भी नहीं है शेयर, उससे पहले ही पैसा ले लिया, पहले ही ले लिया मतलब एडवांस ले लिया, मतलब वो जो बंदा था सामने वाला या बंदी थी जिसने अप्लाई किया वो हमारा क्रेडिटर बन गया। अब उसके नाम से तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करे एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बना लेता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर क्यों हमने क्रेडिटर बना दिया उसको, भैया उसको तुमने शेयर दिया भी नहीं, शेयर देने के पहले पैसा ले लिया, तो वो तो आपका फॉर द टाइमिंग क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया ना, आपने एक प्रकार से एडवांस में पैसा ले लिया उससे, शेयर देने के पहले ही पैसा ले लिया, शेयर देने के पहले ही पैसा ले लिया, मतलब आपने एक प्रकार से उससे एडवांस लिया है, आपने एक प्रकार से उससे क्या लिया है, एडवांस लिया है। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे बढ़ता हूँ, ये आपने एडवांस पैसा ले लिया, शेयर एप्लीकेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, अभी एप्लीकेशन का पैसा क्या अचार डालेंगे क्या हम लोग इसका, नो, जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस में यूज़ करो। क्यों लिया था ये एप्लीकेशन का पैसा, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो करो ना, एप्लीकेशन का पैसा आया तब उसे क्रेडिट किया, अब मैं एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करूँगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, पहले क्रेडिट किया अब डेबिट करूँगा। तो कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एप्लीकेशन में पैसा आया तब मैंने उसको क्रेडिट किया, अब उसमें से पैसा निकाल के कैपिटल में डाल रहा हूँ तो कैपिटल बढ़ेगा ना। सो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, यानी ओनरशिप 10 है, उसमें कैपिटल 10 है, ओनरशिप 10 है, नॉमिनल वैल्यू 10 है, कैपिटल 10 है, उसमें ओनरशिप 10 है, ओनरशिप यानी कैपिटल, लेकिन कंपनी वो शेयर इशू कर रही है आपको समझाने के लिए 12 रुपये में, और कंपनी पैसा कैसे ले रही है, इंस्टॉलमेंट में समझ लो, एप्लीकेशन के समय आपको देना पड़ेगा 2 रुपये, उसके बाद कंपनी जब आपको शेयर अलॉट करेगी, अलॉटमेंट के समय आपको देना पड़ेगा 6 रुपये, और है ना, कंपनी जब शेयर 6 रुपये 7 लिख रहे हैं, और कंपनी अलॉटमेंट के बाद आपसे जो भी बचाव पैसा है उसके लिए कॉल करेगी, समझ लो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, है ना, कॉल अमाउंट है आपका 3 रुपये, टोटल कितना हो गया चेक करो, टोटल हो गया 12 रुपीज़, 7 और 3 10 और 2 12। सर अब 10 का शेयर कंपनी 12 में दे रही है, कंपनी के पप्पा का राज है क्या, हाँ चाहिए तो लो नहीं तो घर जाओ, कंपनी ने बोला मैं मेरा शेयर प्रीमियम पे दे रही हूँ, 10 रुपये की ओनरशिप आपको मैं दूंगी 12 रुपये में, यानी कंपनी प्रीमियम कितना ले रही है 2 रुपये,
₹10 का शेयर कंपनी कितने में दे रही है? 12 में। इशू प्राइस 12, आपको ओनरशिप मिलेगी 10 की, मतलब ₹2 कंपनी ने किस चीज़ का लिया? प्रीमियम का। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा ये इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है। ऊपर वाली केस में 10 का शेयर 10 में दिया, इशू ऑफ शेयर्स एट पार है। दूसरा वाला केस दूसरा वाला एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है, उसमें भी पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एक से ज़्यादा हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, यस और नो। अच्छा आ जाओ, सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लो। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लो, है ना। ये वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा क्यों लिया था? कैपिटल में डालने के लिए, तो डालो ना। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट किया, टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा मिला और एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। अब अलॉटमेंट की बात आ रही है। सर अब अलॉटमेंट का भी पैसा जैसे एप्लीकेशन में पहले मिला बाद में ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट में जैसे एप्लीकेशन में पहले पैसा मिला फिर ट्रांसफ़र किया, तो वैसे अलॉटमेंट का भी पैसा पहले ले लो ना। अलॉटमेंट का पैसा पहले लेंगे नहीं। जिस दिन शेयर अलॉट हुआ उस दिन हमने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डाला, तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल का डेट और इसका डेट सेम रहेगा। और अलॉटमेंट के समय एप्लीकेशन के अलावा बाकी सारे कॉल्स में, सारी इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। सर फिर एप्लीकेशन में क्यों नहीं किया ऐसे? क्योंकि एप्लीकेशन में मुझे थोड़ी पता था भारत के 125 करोड़ लोगों में से कल कौन कौन से लोग शेयर खरीदने वाले हैं। मैं उनके शेयर एप्लीकेशन के पहले कैसे ड्यू कर दूँ? मुझे थोड़ी पता किस किस के ऊपर शेयर कैपिटल ड्यू करना है। तो एप्लीकेशन के समय तो पहले मैं राह ही देखूंगा ना पैसा आने का, यस और नो। चलो आ जाओ। सो पहले अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करो, यानी अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो, यानी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो, यानी शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से मुझे पैसा लेना है। अब मेरे पास लिस्ट आ गई ना, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, मतलब मेरे पास लिस्ट आ गई कौन कौन से लोगों ने अप्लाई किया। अब उन सभी को मैं उठा के फ़ोन करके बोलूँगा, हाँ जी मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है, यू हैव बीन अलॉटेड इतने इतने शेयर्स, आपको इतने इतने शेयर्स मिलने वाले। तो अब आपसे पैसा लेना है अलॉटमेंट का। तो जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उसका अकाउंट डेबिट करो। अगेन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसने पूछा साहब कितना पैसा लेना है? मैंने बोला साहब आपसे ₹7 लेना है। उसने बोला क्यों? मैंने बोला मैं आपको ओनरशिप दे रहा हूँ। उसने बोला दो ना, मैंने बोला लो ना। सो मैंने ओनरशिप दिया, लेकिन ओनरशिप अब मैं कितने की दूंगा अच्छे से ध्यान देना। ये साथ में प्रीमियम भी घुसा पड़ा है। प्रीमियम कितना है? ₹2 का। ये साथ में प्रीमियम है 2 का, सो कैपिटल है 5 का। सर क्यों? प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो ये प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ है? अलॉटमेंट के। 7 और 9 और 3 12, तो इस साथ में प्रीमियम का अमाउंट है ₹2। ओनरशिप कितने की है? 10 की। शेयर कितने में दे रहे हैं? 12 में। ओनरशिप कितने की है? 10 की। शेयर कितने में दे रहे हैं? 12 में। मतलब प्रीमियम है ₹2। तो ये प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ है? पहली इंस्टॉलमेंट में, दूसरे में कि तीसरे में? कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो हम लोग एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम ले लेते हैं। सो टोटल पैसा लेना है ₹7, लेकिन आपको ओनरशिप मिलेगी अलॉटमेंट के समय 5 की, क्योंकि अलॉटमेंट के ₹7 में ₹2 तो प्रीमियम है, बचा क्या? 5 है कैपिटल। सो आपको ओनरशिप मिलेगी 5 की। उसने बोला साहब ऐसा क्यों? मुझसे 7 लेना है, ओनरशिप 5 की दे रहे। मैंने बोला पहले बताया था चाहिए तो ले, नहीं तो घर जा, ₹2 प्रीमियम है। उसने बोला ठीक है साहब। तो ये कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग चल रही है। कंपनी बोलेगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹2। ये तो कंपनी का फ़ायदा हो गया ना एक प्रकार से, तो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, अभी आपने ड्यू किया, अब जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाएगा
वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे ही ड्यू हो गया है ना, और उसके बाद में रिसीव हो गया, जैसे ही वंस यू हैव रिसीव द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो परमानेंटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रिजर्व सरप्लस। कंपनी का फायदा है क्योंकि कंपनी ने 10 का शेयर कितने में दिया? 12 में। चलो, ये अलॉटमेंट का पैसा मैंने कॉल कर दिया, ड्यू कर दिया, या आसान भाषा में ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिसीव कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, 7 रुपये आ गया पूरा। जब अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया था तब अलॉटमेंट को डेबिट किया, अब अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देता हूँ, पैसा आ गया, पैसा आ गया। अब कॉल का पैसा कॉल कर देता हूँ, शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है। उसने बोला क्यों लेना है? मैंने बोला मैं तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहा हूँ। उसने बोला करो ना, मैंने बोला लो ना। ये लो, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अप्लीकेशन, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये सब उन तमाम अप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद कॉल का पैसा रिसीव हो गया। कॉल को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो। कॉल अमाउंट रिसीव, बराबर है। ये एंट्री सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया। अब मान लो अगर कोई बंदा या कोई बंदी पैसा नहीं देती है, मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, या फिर एक काम करता हूँ, कॉल का पैसा नहीं आया। मान लो आपको समझाने के लिए कॉल का पैसा नहीं आया, कंपनी के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी कॉल का पैसा अगर नहीं आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट द शेयर्स। तो यहाँ पे एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। फॉरफिट यानी जब्त करना, जब्त कर लेना, शेयर जब्त कर लेना। अब देखो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर्स जब्त कर रहे हैं। कैसे जब्त करेंगे? बहुत सिंपल सा फंडा है, अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अब ये तो दूध पीता बच्चा भी जानता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी का कैपिटल बढ़ता है। फॉरफीचर के समय, ये वाला एग्जाम्पल चल रहा है, फॉरफीचर के समय शेयर इशू किया, कैपिटल बढ़ेगा। शेयर फॉरफिट क्या ने जब्त किया। सर क्यों जब्त कर रहे हैं? क्योंकि उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है फॉरफिट करेंगे नहीं करेंगे, ये उनका राइट है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट द शेयर्स ऑफ सच शेयर होल्डर। तो कैसे फॉरफिट करेंगे? कॉमन सेंस, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है। और अपोजिट, जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो कैपिटल कम होगा। इशू किया बढ़ेगा, फॉरफिट किया कम होगा, इशू किया बढ़ेगा, फॉरफिट किया कम होगा। ये सोन क्लियर, पक्की बात। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो कैपिटल बढ़ेगा, जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो कैपिटल कम होगा। क्लियर, चलो आ जाओ। अब शेयर फॉरफिट हो रहा है यानी कैपिटल कम करना है। सो फॉरफिटर में मैं फॉरफीचर में मैं 3 सेंटेंस बताऊंगा, फॉरफीचर में मैं 3 सेंटेंस बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। लाइफ की कोई भी केस हो, सी फाउंडेशन इंटर फाइनल, CMA फाउंडेशन इंटर फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव, कहीं का भी केस हो, 11 12 BCom MCom, फॉरफीचर के लिए 3 सेंटेंस काम के। सो फॉरफीचर का पहला रूल, कैपिटल कम करो, शेयर कैपिटल को कम करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस खड़ा करना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। शेयर कैपिटल को कम करना है। सर क्यों कम करना है? क्योंकि इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, शेयर फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कम होगा। और यहाँ पे इशू कर रहे हैं कि फॉरफिट कर रहे हैं, अभी फॉरफिट कर रहे हैं तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है तो डेबिट करो। सो शेयर कैपिटल कम करना है। कितने से कम करेंगे? सवाल। कितने से डेबिट करेंगे? कितने से कम करेंगे? सवाल। इसका जवाब, जितने से खड़ा किया था।
कितने से खड़ा किया था ढूंढो, कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल 2 रुपये, टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल 5 रुपये, 5 और 2 7, टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल 7 और 3 10, 10 रुपये से मैंने कैपिटल खड़ा किया था, 10 रुपये का कॉल्ड अप कैपिटल था, 10 रुपये मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए थे। देखो ये दो है ना, और ये सॉरी ये नहीं, ये 2 और ये 7 में कैपिटल कितना था 5, 5 और ये 2 7, 7 और ये 3 10, टोटल कैपिटल में ट्रांसफ़र तो किया था ना मैंने 10 रुपये। अब वो अलग बात है कि इसका पैसा मिला नहीं कॉल का, वो अलग बात है कॉल का पैसा मिला नहीं, लेकिन कैपिटल में तो ट्रांसफ़र कर दिया था। सो कैपिटल कितने से खड़ा हुआ 5 और 2 7 और 3 10। सो 10 से कम करो, पहला सेंटेंस ख़त्म। कैपिटल को कम करो कितने से, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जितना हमने कॉल्ड अप फेस वैल्यू कॉल किया है, जितना हमने फेस वैल्यू कॉल किया है, जितना हमने फेस वैल्यू कॉल किया है या ट्रांसफ़र किया है कैपिटल में, या जितना हमने फेस वैल्यू कॉल किया है या कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। सो पहला सेंटेंस खत्म, कैपिटल कम करो। दूसरा, अब जब शेयर जब्त कर रहे हैं तो शेयर जब्त करने का मतलब क्या होता है? शेयर जब्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके घर में घुस के उसको मार के उससे शेयर सर्टिफिकेट लाना। शेयर जब्त करने का मतलब होता है आज तक उस शेयर होल्डर ने जो भी पैसा दिया है वो पैसा जब्त कर लो, अब उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा जब्त कर लो, अब उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? शेयर जब्त करना मतलब उसके घर में घुस के मार ठोक के शेयर वापस लाना नहीं होता है, वो तो डाका डालना हो गया। शेयर फॉरफिट करने का मतलब होता है आज तक उस शेयर होल्डर ने जो भी पैसा दिया होगा, आज तक उस शेयर होल्डर ने जो भी पैसा दिया होगा वो पैसा जब्त कर लो, अब उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? पक्की बात। चलो, उसने आज तक कितना पैसा दिया, रिसीव, ये रिसीव है एप्लीकेशन, और ये भी अलॉटमेंट भी रिसीव हो गया, ये तो मिला नहीं। सो आज तक कितना पैसा मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ बेटा, 2 और 7 9 रुपये, ये तो मिला ही नहीं ना, 3 रुपये ये मिला नहीं, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये टोटल अमाउंट मैं जब्त करने ही वाला था कि मुझे याद आया कि इस 9 रुपये में प्रीमियम भी रिसीव्ड है, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, रिसीव्ड। सर प्रीमियम है ना इसमें 2 रुपये का मिला हुआ, 7 के अंदर में 2 रुपये प्रीमियम भी मिला, तो प्रीमियम रिसीव्ड 9 रुपये में 2 रुपये है। देयरफॉर अमाउंट 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 रिसीव्ड 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 एक्सेप्ट प्रीमियम छोड़ के, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बेटा, 7 रुपीज़। सो जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो उससे जितना भी अमाउंट मिला होगा, अगर उस अमाउंट में प्रीमियम घुसा पड़ा है, अगर जो अमाउंट मिला हुआ है उसमें प्रीमियम घुसा पड़ा है, जो अमाउंट मिला उसमें अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है, जो अमाउंट मिला उसमें प्रीमियम घुसा पड़ा है, जो अमाउंट मिला उसमें प्रीमियम भी रिसीव्ड है, तो कंपनी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकती है। प्रीमियम के अलावा जो भी अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, वही फॉरफिट करेगी। रीज़न, प्रीमियम तो मेरा अपना है, कंपनी ने पहले ही बोल दिया था 10 का शेयर मैं 12 में दूंगी, प्रीमियम मेरा फ़ायदा है। कोई अपना खुद का फ़ायदा जब्त कर सकता है क्या? मैंने आपको बोला बच्चों मैंने पेन जब्त कर लिया, आप क्या पूछोगे, सर किसका, किस से फॉरफिट किया? मैं बोलूँगा मेरा खुद का ही है। आप बोलेंगे सर पागल हो गए, कोई खुद की चीज़ फॉरफिट कर सकता है क्या? मैंने तो पहले ही बोला था शेयर होल्डर्स को 10 का शेयर 12 में दूंगा, 2 रुपये तो मेरा अपना है, 2 तो मेरा फ़ायदा है, कोई खुद का फ़ायदा जब्त कर सकता है क्या? इसीलिए टोटल अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम रिसीव्ड है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो उस रिसीव्ड प्रीमियम को माइनस करो, बराबर, एज इट इज़ फॉलो करना। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम 7 रुपीज़ जब्त करो। अब मैं जब्त कर रहा हूँ तो एक फॉरफीचर अकाउंट बना रहा हूँ, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7, क्या आया इसमें, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, 2 सेंटेंस हो गए, 1 2, तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला, कॉल नहीं मिला है,
कॉल 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 को पहले डेबिट किया था, कॉल को रिवर्स कर दो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, देयरफॉर रिवर्स्ड। सर कॉल नहीं मिला, उसको रिवर्स कर दिया। सर ये कैपिटल भी रिवर्स हो गया ना, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। दैट्स इट, गेम ओवर। 3 सेंटेंस, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, एंट्री आ जाएगी इसमें। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। क्लियर? ये जो शेयर आपने जब्त किया, इसमें कितना रुपये आपने जब्त किया? 7 रुपीज़। आपका फ़ायदा कितने का हुआ? 7 रुपीज़ का। मान लो अब अगर सेम शेयर री इशू किया, री इशूड एज फुल्ली पेड, यानी उसमें पूरी ओनरशिप है। एज फुल्ली पेड मतलब पूरी ओनरशिप है। और कितने में दिया? 4 रुपीज़ 9। री इशूड एज फुल्ली पेड 4 रुपीज़ 9। तो क्या एंट्री रहेगी? पैसा कितना आया? 9 रुपये। ओनरशिप कितनी है? पूरी, यानी शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 10 रुपये। अब बोलो 10 की ओनरशिप 9 में दिया, कितने का नुकसान हो गया यहाँ पे आपका? कितने का नुकसान हो गया? 1 रुपये का। लेकिन आप भूल रहे हो, ये जो शेयर आपने भूतकाल में फॉरफिट किया था, तब सेम शेयर पे जो री इशू कर रहे हो, सेम शेयर पे आपने ऑलरेडी कितना पैसा फ़ायदा हो गया था, कितना पैसा जब्त किया था? 7। सेम शेयर पे री इशू करते समय नुकसान कितने का हुआ? 1 का। जो शेयर मैंने फॉरफिट किया, फॉरफीचर के समय फायदा हुआ 7 का, सेम शेयर री इशू किया, री इशू के समय नुकसान हुआ 1 का। तो ये 1 का नुकसान इसी 7 के फायदे से वसूल करो। ये 1 का नुकसान इसी 7 के फायदे से वसूल करो। फायदा हुआ तो फॉरफीचर क्रेडिट किया, नुकसान हुआ तो फॉरफीचर को डेबिट कर दो। अब बताओ यहाँ पे नेट फायदा कितने का बचा? 7 का फायदा हुआ था, 1 का नुकसान हो गया। नेट फायदा बचा फॉरफीचर में, जो शेयर री इशू किया उसका नेट फायदा बचा 6। वो ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व में। क्या है बेटा ये? नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर री इशू किया उसका नेट फ़ायदा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, यस और नो? क्लियर है? यस बेटा, बिल्कुल सही बोला, वक्त का पता ही नहीं चलता। डन। एंट्रीज थोड़ी बहुत समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग इसके ऊपर एंट्रीज देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। है ना? एक मैं उम्मीद करता हूँ कि 20-30% तो भी समझ में आया होगा आपको। चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वापस लेता हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा, बाय बाय।